देखो, लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, सिस्टम, सराउंडिंग, उसके बाद ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मोडायनेमिक स्टेट, स्टेट वेरिएबल्स, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, स्टेट फंक्शन, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात की। उसके बाद रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इन सब प्रोसेस की बात की। तो इतना काम हमने रिवर्सिबल पर लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। आज हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में 4 टर्म्स हमें डील करनी है। कुल मिलाकर हमारी 4 टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म तो है जिसको आप कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं यू से या ई से। दूसरी तरह की एनर्जी जो आपने डील करनी है वो है आपके पास एंथैल्पी। एंथैल्पी को आप डिनोट करते हैं एच से। तीसरी टर्म जो एनर्जी आपने डील करनी है वो है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी को आप जी से डिनोट करते हैं। और चौथी चीज है एंट्रोपी। एंट्रोपी को आप एस से डिनोट करते हैं। ये एंट्रोपी कोई एनर्जी नहीं है। ये तीनों तो एनर्जी है, लेकिन एंट्रोपी कोई एनर्जी नहीं है। तो इन चारों को हम डील करेंगे एक एक करके। ओके, अब सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन देखें। इंटरनल एनर्जी क्या है? किसी भी सिस्टम में जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है, जैसी भी एनर्जी स्टोर्ड है, उस सभी के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज कंटेन्ड इनसाइड अ सिस्टम। अब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो, अब वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक? तो यू क्या है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी तरह की एनर्जी है, उन सभी के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को या तो यू से या ई से डिनोट करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि क्या हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली बता सकते हैं कितनी है? जब हमें यही नहीं पता कि एनर्जी कौन कौन सी है, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि किसी सिस्टम के अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी। हाँ, हम इंटरनल एनर्जी में आने वाले बदलाव को हम बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें लेंगे हमने किसी ऑब्जेक्ट को एक लेवल से, मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, आप इसको उठा के यहां से यहां ले गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिया आपने, ऑब्जेक्ट को आप इतनी हाइट पर उठाकर ले गए। ठीक, ऑब्जेक्ट यहां थी इनिशियली। अब कहां पहुंच गई ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट पहुंच गई है यहां। अब जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंची, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, वो स्टोर हुई मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो आपको इतना तो पता लग गया कि इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी, ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाई थी, इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी mgh बढ़ गई है। ठीक, तो चेंज तो आपको पता लगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो mgh का आया, लेकिन इसकी इंटरनल एनर्जी पहले कितनी थी या अब कितनी है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो वी कैन ओनली कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब देखो, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बदलने के क्या तरीके हैं, हम कैसे इंटरनल एनर्जी को बदल सकते हैं। 3 मेथड हैं, वैसे तो बहुत मेथड होते हैं। 3 मेथड हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के। सबसे पहला मेथड है मैटर आए या मैटर जाए। तो क्वेश्चन ये है, हाउ टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को यू लिख रहे हैं हम, ठीक, ऑफ अ सिस्टम। तो इसके लिए पहला तरीका है मैटर। देखो, एक पेट्रोल की बोतल है,
उस बॉटल में आधा लीटर पेट्रोल है, अगर हम उसमें आधा लीटर पेट्रोल और डाल दें तो टोटल 1 लीटर पेट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो उस बॉटल में जो सिस्टम है पेट्रोल, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब मैटर आता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, और जब मैटर चला जाता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। तो पहला मेथड क्या है, मैटर। तो मैटर एंटर्स द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, और इंक्रीज दिखाने के लिए हम क्या साइन लगाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी आई और नेगेटिव का मतलब एनर्जी गई। तो मैटर लीव्स द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, अब दूसरी बात आती है हीट। ये बहुत सिंपल सी बात है, यदि सिस्टम में हीट आएगी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, और यदि सिस्टम से हीट जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। अगर सिस्टम में एनर्जी आती है तो आप लिखेंगे प्लस क्यू। ठीक, मान लो किसी सिस्टम ने 20 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करी। कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, 20 किलो जूल। तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, Q इज इक्वल टू प्लस 20 किलो जूल। ठीक है, और किसी सिस्टम ने यदि हीट रिलीज करी तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, Q इज इक्वल टू -20 किलो जूल। ओके, तो हीट सिस्टम में आए तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और हीट सिस्टम से जाए तो एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके ये हो गए, एक तो मैटर और एक तरीका हो गया हीट सिस्टम की एनर्जी को बदलने का। अब तीसरा तरीका क्या है, देखो ये सेकंड तो हो गया, हीट के बारे में बात हो गई, हीट आए या हीट जाए। तीसरी चीज है वर्क। वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम। तो देखो वर्क को समझने के लिए हम थोड़ा सा जगह यहां बना लेते हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक, इस तरह की एक स्प्रिंग है, और ये स्ट्रेचेबल स्प्रिंग है, हम इसको खींच सकते हैं। अब ये स्प्रिंग इस तरह से रखी है, ठीक, ना स्प्रिंग वर्क कर रही है ना स्प्रिंग पर वर्क किया जा रहा है। अब हम इस स्प्रिंग को ऊपर से तो इसको टाई कर देते हैं, किसी से बांध देते हैं, ठीक। अब हम इस स्प्रिंग को नीचे से पुल करेंगे। जब हम इस स्प्रिंग को पुल करेंगे तो हम स्प्रिंग पर वर्क कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंग खींचकर कुछ ऐसी हो जाएगी। तो जिस समय आप स्प्रिंग पर वर्क कर रहे हैं तो इसको कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, और जब ये स्प्रिंग वापस लौट कर जाएगी तो उसको कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो जब हम किसी पत्थर को उठाकर, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टोन है और हम इस स्टोन को उठाकर ऊपर ले जाएं ऊंचाई पर, तो इसको कहा जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपने पत्थर पर वर्क किया, आप पत्थर को उठाकर ऊपर ले गए। अब दूसरे केस में यही पत्थर जब लुढ़कता हुआ नीचे आएगा तो इसको कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम को लिखते हैं प्लस डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम को लिखते हैं माइनस डब्ल्यू। जब आप सिस्टम पर वर्क करेंगे तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। तो तीसरा तरीका क्या मिला हमें, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। तो तीन तरीके से हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, मैटर आया जाए, हीट आया जाए, या वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है कि इंटरनल एनर्जी में आने वाला बदलाव इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो बदलाव कैसे आया, ठीक, किस रास्ते बदलाव आया। तो इंटरनल एनर्जी एक पाथ इंडिपेंडेंट स्टेट फंक्शन है, ठीक। हमारे पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि हम 3 स्टूडेंट्स को 3 बीकर दे दें,
और उनमें पानी गर्म करने के लिए कहें। तीनों को टारगेट दिया गया है कि पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री से 50 डिग्री करके लाना है। उनमें से एक इलेक्ट्रिकली पानी को गर्म करके लाया, एक मैकेनिकली गर्म करके लाया और एक थर्मली गर्म करके लाया। तीनों केसेस में पानी का टेम्परेचर 25 से 50 हो गया। अब हमें ये तो नहीं पता लगेगा ना कि टेम्परेचर कैसे बदला किसी ने, बस हमें तो बदला हुआ टेम्परेचर दिखाई देगा और हमें ये पता लगेगा कि हाँ जी एनर्जी बढ़ गई है। तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन। इसके बाद इंटरनल एनर्जी की यूनिट्स क्या है? भाई जो एनर्जी है वही यूनिट है, तो एनर्जी की यूनिट है जूल, अर्ग, किलो जूल। तो सबसे सिंपल यूनिट तो एनर्जी की जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है जूल्स, ठीक। दूसरी है अर्ग। इसके अलावा और यूनिट्स हैं, कैलोरी इसकी यूनिट है, ठीक। किलो जूल ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 2-3 कन्वर्जन बताता हूँ। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, क्योंकि हमें सारा काम जूल में करना है। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो ये 3 कन्वर्जन आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा, और हमें सारे काम जो करने हैं वो जूल्स में करने हैं। अच्छा, अभी अभी बताया कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये इसकी यूनिट्स है। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे कह सकते हो? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसे है कि इंटरनल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि सिस्टम कितना बड़ा है, सिस्टम कितना छोटा है। देखो, मैंने अभी अभी बताया था कि एक पेट्रोल के टैंक में आधा लीटर पेट्रोल है, एक पेट्रोल के टैंक में 1 लीटर पेट्रोल है। तो 1 लीटर वाले टैंक में ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है और आधा लीटर वाले में एनर्जी कम स्टोर्ड है। तो इंटरनल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने जो सिस्टम लिया है वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उसमें कितना मास है, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी। यदि आपसे कहा जाए कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक है भाई, प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे ही आप देखें, ये तो आप समझ जाएंगे कि डेल्टा टी 0 रखना है, साथ ही साथ डेल्टा यू या डेल्टा ई जो भी तुम कहना चाहो उसे भी 0 रखना है। तो किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी या डेल्टा यू 0 रहेगा, आप इस बात का ध्यान रखें, ओके। तो ये बात हुई हमारी कि हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को 3 तरीके से बदल सकते हैं। पहला तरीका है मैटर आए जाए, दूसरा तरीका है हीट आए जाए, और तीसरा तरीका है वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये जो वर्क है ये कितने तरह का है? देखो, वर्क इलेक्ट्रिकल हो सकता है, वर्क मैकेनिकल हो सकता है, ठीक, कई तरह का वर्क हो सकता है। तो फिलहाल हम जो बात करेंगे वो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क से ज़्यादा काम हमारा नहीं है। इलेक्ट्रिकल वर्क निकालने के लिए हम पोटेंशियल को, सेल पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं है। फिलहाल जो अपना मेन काम है वो है मैकेनिकल वर्क। व्हाट इज मैकेनिकल वर्क? हम किसी गैस के एक्सपेंशन या कंप्रेशन वर्क को कंसीडर करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम बना हुआ है। ये एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर में एक ये इस तरह का पिस्टन लगा हुआ है कि ये पिस्टन मूव कर सकता है, फिक्स नहीं, ठीक। अभी शुरुआत में इसमें हमने कोई गैस भरी हुई है, ओके, यहाँ सारे में गैस भर दी है, और फिलहाल जो वॉल्यूम है गैस की वो कितनी है?
वो वॉल्यूम है V इनिशियल। ओके, इतनी गैस इसमें भरी। अब जब हम इस पिस्टन पर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, इस पिस्टन को प्रेशर की मदद से दबाएंगे, तो ये कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने के बाद पिस्टन यहां से मूव करके कहाँ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब जब पिस्टन अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आएगा तो ये गैस भी कंप्रेस हो जाएगी, तो अब गैस की वॉल्यूम हो जाएगी V फाइनल। तो अब हमने पिस्टन की मदद से गैस पर वर्क किया, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन वर्क। ठीक, गैसेस का कंप्रेशन वर्क। अब वर्क दो तरह का होता है, एक रिवर्सिबल वर्क और एक नॉन रिवर्सिबल वर्क। फिलहाल हम नॉन रिवर्सिबल वर्क की बात करेंगे। देखो, वर्क का जो फार्मूला आता है रिवर्सिबल वर्क का, वो आता है W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। यहाँ डेल V क्या है, डेल V है फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, और P एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। ये गैस का प्रेशर नहीं है, ये गैस के ऊपर लगने वाला प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, इसको हम कहते हैं P एक्सटर्नल। ठीक, देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं। मान लीजिए कोई गैस है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस की इनिशियल वॉल्यूम है 10 लीटर। आपने उसके ऊपर, गैस के ऊपर प्रेशर लगाया 2 एटमॉस्फेयर, और गैस की वॉल्यूम घटकर रह गई 5 लीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है वर्क कितना हुआ। एक बात तो ये बतानी है कि वर्क कितना हुआ, दूसरी बात ये बतानी है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो हम W का फार्मूला लिखते हैं -P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डेल V। तो हमने लिखा -P एक्सटर्नल कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, मल्टीप्लाइड बाई V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो -2 फाइनल वॉल्यूम कितनी है, यहाँ पर 5 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है 10 लीटर। तो कितना आ गया, वर्क डन आ गया W इज इक्वल टू -2 इंटू -5। ठीक है, तो ये आ गया 10 लीटर एटमॉस्फेयर। अब आप एक बात देखो कि ये वर्क डन पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है, इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। यदि वर्क डन पॉजिटिव आया तो इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, और इसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल वर्क। अब एक बात और देखो, यहाँ यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर में आ रही है। अब हम लीटर एटमॉस्फेयर तो समझते नहीं, हम तो जूल समझते हैं। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन दिया गया है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर में 101.325 जूल होते हैं। तो ये मान के चलिए करीब 1 लीटर एटमॉस्फेयर में 100 जूल होते हैं। तो यदि आपने लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में बदलना है तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस वाले केस में जूल कितने बने, यहाँ पर अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूँ तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई अप्रॉक्सीमेटली 100 जूल, तो ये हो गया 1000 जूल। ओके, चलिए, तो वर्क डन का क्या फार्मूला मिला, देखो ये फार्मूला W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V। आपको याद दिला दूं, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, बात समझ में आई, ये गैस का प्रेशर नहीं है। ओके, तो वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू -P डेल्टा V। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अब वर्क डन रिवर्सिबल भी हो सकता है। एक बात आप याद रखेंगे, रिवर्सिबल वर्क नॉन रिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होता है। ठीक, तो रिवर्सिबल वर्क डन की जब बात हम करते हैं, ये हम आइसोथर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा,
और गैसेज होगी आइडियल। आइडियल गैस उनको कहते हैं जो सभी गैस लॉज को फॉलो करें। आइसोथर्मल का मतलब आपको मैंने बताया था, आइसोथर्मल का मतलब है डेल्टा टी विल रिमेन 0। अब देखो रिवर्सिबल वर्क में जो फार्मूला लगता है वो पहला फार्मूला ये है, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT log बेस 10 V फाइनल ओवर V इनिशियल। अब ये तो हो गया वर्क डन, ठीक है, चाहे ऑन द सिस्टम हो चाहे बाय द सिस्टम हो। पॉजिटिव आएगा तो हम मान लेंगे ऑन द सिस्टम है, और नेगेटिव आएगा तो मान लेंगे बाय द सिस्टम है। ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। एन है मोल्स ऑफ गैस, कितने मोल गैस आपने ली है, ये एन है। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन होती है। आर की वैल्यू आप लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, जूल में लिया मैंने यूनिट, जूल पर केल्विन पर मोल। ये लॉग है, ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये गैस की फाइनल वॉल्यूम है, और ये है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये कंपोनेंट्स हैं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए रिवर्सिबल वाला, ठीक। अगर आपको कोई ये बता दे कि रिवर्सिबल वर्क है, इतने मोल गैस है, इतने टेम्परेचर पर गैस है, और उसकी वॉल्यूम इतने से इतनी हो गई है, इनिशियल से फाइनल हो गई है, तो आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होती है वो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, और यदि आप प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अब ये जो फार्मूला हमने लिखा है, अगर हम इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसमें छोटा सा चेंज कर देंगे, हम इसको वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से, प्रेशर से, ठीक। तो हम वॉल्यूम को अगर प्रेशर से रिप्लेस करें तो क्या बनेगा, लॉग बेस 10 P इनिशियल ओवर P फाइनल। ये जो प्रेशर है ये प्रेशर ऑफ गैस है। मैंने रिवर्सिबल वर्क में, नॉन रिवर्सिबल वर्क में ये बताया था कि प्रेशर एक्सटर्नल होता है, लेकिन ये वाला जो प्रेशर है ये गैस का प्रेशर है, ये गैस का इनिशियल प्रेशर है और ये गैस का फाइनल प्रेशर, ठीक है। तो चाहे तो आप गैस का प्रेशर ले लें और चाहे आप गैस की वॉल्यूम ले लें, दोनों ही तरीके से आप रिवर्सिबल वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए ये फार्मूले जरूरी है, रिवर्सिबल वर्क के फार्मूले और पिछले वाले बोर्ड पर नॉन रिवर्सिबल वर्क के फार्मूले। अब आते हैं एक्सपेंशन वर्क या कंप्रेशन वर्क। एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों वर्क होते हैं, गैसेस पर अप्लाई होते हैं। कितने तरह के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वर्क में एक्सटर्नल प्रेशर को लगातार कम करना पड़ता है, ठीक, और नॉन रिवर्सिबल वर्क में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नॉन रिवर्सिबल वर्क मैक्सिमम वर्क नहीं होता। अगर आपको किसी सिस्टम से मैक्सिमम वर्क लेना है तो वर्क को रिवर्सिबल होना चाहिए। ओके, अब एक और कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। पिछले बोर्ड पर मैंने आइसोथर्मल बताया था, अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो डेल्टा ई भी 0 होगा, डेल्टा टी भी 0 होगा। अब ये नई एक कंडीशन है जिसकी हमें ज़रूरत है। यदि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, आप किसी गैस को वैक्यूम में एक्सपेंड कर रहे हैं तो वर्क डन 0 होगा। तो यदि देखो, दो बातें मैं लिख रहा हूं, इफ P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 तो वर्क डन विल बी 0। देखो क्या फार्मूला था, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V।
अब यदि पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो वर्क डन क्या होगा, जीरो इंटू डेल्टा वी, तो वर्क डन भी जीरो होगा। अभी आप किसी गैस को स्पेस में एक्सपेंड करना शुरू कर दें तो वर्क डन जीरो माना जाएगा। तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखिएगा। अब वर्क के बारे में बात तो हो गई। वर्क दो तरह का, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। नेक्स्ट जो चीज है वो है हीट। ठीक, अब हीट को कैसे नापते हैं, टेम्परेचर की टर्म्स में नापते हैं। यदि हीट आई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट गई तो टेम्परेचर घट जाएगा। अब देखो इसमें एक छोटी सी बात लिखी है, बोथ हीट एंड वर्क अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक, हीट और वर्क कहाँ अपीयर होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री पर हीट और वर्क आपको अपीयर होते हैं। देखो मैं एक बात बना के दिखाता हूं तुम्हें, एक छोटा सा एग्जांपल इसका। एक बीकर लेते हैं, ये जो बीकर की मैंने वॉल बनाई है ये बीकर की बाउंड्री, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मोटा इसलिए बना रहे हैं जिससे हम इसकी बाउंड्री के बारे में समझ पाए। ये बीकर, अब इस बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी ये इस बार ठंडा पानी, कोल्ड वाटर है, और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। आसपास हमारे ये सराउंडिंग है, आसपास की हवा को हम क्या मान लें, भाई पानी तो सिस्टम है अपना, ठीक, और ये आसपास जो हवा है ये सराउंडिंग है। अब सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली बाउंड्री ये कांच है, ठीक है। तो इस कांच की दीवार को, बीकर की दीवार को हम क्या मानकर चल रहे हैं, ये ग्लास की जो वॉल है ये सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री है। तो ये आपकी कांच की दीवार हो गई। अब जो एनर्जी का लेन देन होगा, हीट का लेन देन होगा, वो आपको कहाँ ऑब्जर्व होगा, वो इस दीवार पर ऑब्जर्व होगा। या तो ये कांच की दीवार यानी जो आपका बीकर है वो ठंडा हो जाएगा या वो गर्म हो जाएगा। तो हीट और वर्क दोनों कहाँ अपीयर होते हैं, सिस्टम की बाउंड्री पर। कैलोरी के बारे में मैंने बता ही दिया, 1 कैलोरी 4.184 जूल होती है। अगर आपको 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो 4.184 जूल होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वर्क और हीट स्टेट फंक्शन है। देखो एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है। आप फार्मूला लिखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप इंटरनल एनर्जी को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हीट और वर्क की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये जो डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है। इसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। लेकिन क्यू स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं साइक्लिक प्रोसेस पर। देखो बहुत से बच्चों को लगता है कि साइक्लिक और रिवर्सिबल एक ही बात है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि प्रोसेस हुआ और सिस्टम लौटकर अपनी पुरानी थर्मोडायनेमिक स्टेट में आ गया। जिस टेम्परेचर पर सिस्टम था, जिस प्रेशर पर सिस्टम था, जिस वॉल्यूम पर सिस्टम था, उसी पर घूम फिर कर वापस आ जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। तो इफ अ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव चेंजेस, इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। इसमें कार्नोट साइकिल आती है। खैर आपके सिलेबस के लिए तो कार्नोट साइकिल नहीं है, जो बच्चे इसको पढ़ना चाहें वो पढ़ लें, ये सिलेबस में नहीं। ठीक है जी, ये एफिशिएंसी वगैरह ये सब आपने करनी ही नहीं है। अब आपने करनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, लॉ बड़ी सिंपल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हैं, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सिस्टम से एनर्जी जाएगी तो सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी, और सिस्टम में एनर्जी आएगी तो सराउंडिंग की एनर्जी घट जाएगी। आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी सदा कांस्टेंट रहती है, जैसे मैंने बताया था थर्मस फ्लास्क है, दो वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना वो एनर्जी रिलीज करेगा। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती थी, फिलहाल हेल्महोल्ट्ज ने ये बताया कि हम कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना सकते, ठीक, जो बिना एनर्जी लिए वर्क कर पाए। बहुत सारे यूट्यूब पर लिए बैठे हैं फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी, कुछ नहीं होता फ्री एनर्जी, जब तक एनर्जी दोगे नहीं तब तक एनर्जी मिलेगी नहीं, ठीक है। ये लॉज हुई। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है फर्स्ट लॉ का, फार्मूला है डेल्टा ई या डेल्टा यू। मैं डेल्टा यू को डेल्टा ई लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये कहां से आया फार्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। हम जानते हैं ना डब्ल्यू कितना होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होता है। तो ये फार्मूले हम याद रखें। देखो अभी अभी मैं बता रहा था डेल्टा टी आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, क्यू इजकल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। अगर तुम इसको डिराइव करना चाहो तो देखो छोटी सी बात है, डेल्टा यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यदि आइसोथर्मल चेंज है, आइसोथर्मल चेंज में डेल्टा टी भी जीरो हो जाता है और डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है। तो डेल्टा यू को यदि जीरो रख लो तो जीरो इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इजकल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। अब अगर वैक्यूम में आप एक्सपेंशन कर रहे हैं और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा ई जीरो, क्यू भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, सब कुछ जीरो। और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू जीरो। तो इन कंडीशंस का इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल में करेंगे, तो आप जरा सा इन कंडीशंस को ध्यान रखिएगा, आगे चलकर जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें इसका इस्तेमाल